कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में। इंसान घाट बन गया, होली और ईद बढ़ गई। आज से नहीं बढ़ गई, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी। पूरा कलकत्ता बंगाल जल रहा था। वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, अगर वो क्रूर है, गलत है, अगर वो धर्म के लिए, समाज के लिए गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। सुख दुख जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, अपमान सम्मान, रात दिन अमृत और जहर, ये सब प्रभु की व्यवस्था के बनाए गए हिस्से और अंग हैं। कि जो गौवंश है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार केवल गौशाला बना के मत छोड़ दे, उनमें ऐसी ड्यूटी करे कि नगर आयुक्त एक दिन डीएम, एक दिन मेयर, ये हफ्ते में 3 दिन तय कर लें कि एक दिन डीएम को जाना है। सरकार की मंशा में कोई सवाल नहीं है, परंतु निचले स्तर पर अधिकारीगण उन तमाम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तमाम आपके माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों, विधायकों को जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वो कितनी बार गौशालाओं में जाते हैं। वो चाहे समाजवादी के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे कांग्रेस, बीएसपी, अन्य दलों के नेता हों, सबका कर्तव्य है। दुनिया का कोई ये देश किसी जमाने में ये बहुत मुसलमान भाइयों से गुलजार था, मगर हिंदुओं के आतंक से, हिंदुओं की क्रूरता से ये बेचारे मुसलमान भाई हमारे पलायन कर गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। मैं हूं शिवम। आज हम मौजूद हैं कानपुर में, और कानपुर में एक ऐसे स्थान जिसे कहते हैं माँ गंगा का किनारा। जी हाँ, मैं जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ धाम में मौजूद हूँ, और जो कि अगर विधानसभा वाइज बात की जाए तो ये कैंट विधानसभा का क्षेत्र है। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, आपके विषय में मैं आपको बता दूं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप बाल योगी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाल योगी अरुण पुरी जी महाराज की। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल महाराज जी आपसे यही है, क्या है इस बार यूपी चुनाव में विजन, और कैसे इस चुनाव को आप देखते हैं राजनीतिक और आध्यात्मिक स्तर से? सर्वप्रथम भगवती माता गंगा के पावन से चरणों में, सिद्धनाथ धाम में आपका बहुत अभिनंदन है। आपके सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। आप बहुत बड़ा संकल्प लेके चल रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ों जनता को, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता का जो व्यू है, जो मत है, जो विचार, जो दृष्टिकोण, जो नज़रिया, उसको स्पष्ट करा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभिनंदन है। आपका प्रश्न है कि आध्यात्मिक और राजनीतिक तरीके से हमारा क्या मत है और उत्तर प्रदेश को किस तरीके से हम देखते हैं। निश्चित हम लोग साधु संत महंत हैं, योगी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी जो ताकत हैं, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जो भारतीय मूल्य, मान्य, परंपरा, गौरव, संस्कृति और संस्कृत की स्थापना की बात करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम भी उनकी बात करते हैं, उनको ही विजय इसलिए प्राप्त हो ऐसी कामना भी करते हैं। महाराज जी, एक दूसरा सवाल मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र से कैंट से ले लेता हूं, चूँकि मैंने आज सर्वे भी किया, और आपका जो एक आध्यात्मिक के साथ साथ जो सामाजिक जो प्रेम है, जो अक्सर लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने भी आती होंगी क्षेत्र की। क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र सब कुछ पहले से व्यवस्थित है, या कुछ समस्याएँ हैं जो आपके आत्मिक रूप में रहती हैं? देखिए, आपका जो आश्रम है, एक फ्रंट का जो गेट खुलता है वो महाराजपुर विधानसभा में खुलता है, पीछे वाला जो गेट खुलता है वो छावनी में खुलता है। एकदम बॉर्डर लाइन पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो रही बात समस्याओं की कि क्या विधानसभा स्तर पे कोई समस्याएं, तो निश्चित बहुत सारी समस्याएं थी, हैं और आगे भी रहेंगी। क्योंकि सुख दुख जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, अपमान सम्मान, रात दिन अमृत और जहर, ये सब प्रभु की व्यवस्था के बनाए गए हिस्से और अंग हैं। इनको कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी समूह, कोई भी संगठन, कोई भी समिति इसको दूर कभी नहीं कर सकती है। परंतु जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग स्वच्छता, स्वरोजगार, सजन, शांति, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, मैत्री, करुणा की स्थापना कर पाएँ और करना चाहिए। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे होने को बाकी हैं। तो अब के जिनको हम मत देने जा रहे हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जो भी हमारे मुख्य बिंदु हैं, खास करके गौशाला और गंगा, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं तो निश्चित हमारे 2-3-4 मुद्दे प्रमुख होते हैं कि जो गौवंश है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार केवल गौशाला बना के मत छोड़ दे, उनमें ऐसी ड्यूटी करे कि नगर आयुक्त एक दिन डीएम, एक दिन मेयर, ये हफ्ते में 3 दिन तय कर लें कि एक दिन डीएम को जाना है। जो भी नगर निगम द्वारा, सरकार द्वारा संरक्षित गौशालाएँ हैं, ताकि वहाँ भय हो। कर्मचारी 12-15 आपने दिए हैं, 50-55 कर्मचारी हैं जाने के गौशाला में। आप वहाँ एको नहीं रहे, वहाँ 15 से 20 आते हैं, बाकी 30-35 नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? वहाँ बड़ी व्यवस्थाएँ हैं।
तो जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनको आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था करें सरकार स्तर पे, ताकि एक दिन वहाँ मेयर पहुँच सकें, एक दिन वहाँ पे डीएम और एक दिन नगर आयुक्त पहुँच के, ताकि भय बना रहे वहाँ पे कर्मचारियों में और अनुशासन रहे, ताकि सही से वो वहाँ काम कर सकें। दूसरा है कि आपने 6 रुपये किलो भूसा दिया है, इस समय 15 रुपये किलो भूसा हम मंगा रहे हैं हमारी अपनी गौशाला के लिए, तो 6 रुपये किलो जो आप पेमेंट दे रहे हैं 15 रुपये किलो में कैसे हो सकता है? तो गौ माता का ध्यान दें, क्योंकि गौवंश बहुत इस समय दुखी है। दूसरा, गंगा मैया की बात हम करेंगे। गंगा मैया में आज भी बहुत सारे नाले हैं जो जा रहे हैं, जिनको सरकारी, क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा में कोई सवाल नहीं है, पर निचले स्तर पर अधिकारीगण उन तमाम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार निगरानी बनाए रखनी होगी और अनुशासन का डंडा चलाते रहना होगा, अन्यथा ये निरंकुश हो जाएंगे और सही परिणाम जो आने चाहिए वो नहीं आया अभी तक। महाराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो उठाए, और चूंकि मैं लगभग यूपी के सभी जिलों का दौरा भी कर रहा हूँ, खास तौर से जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, तो मुझे ये लोग, चाहे वो किसान हो चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो, छुट्टा जानवर, नंदी बाबा, गाय, इनका एक जैसे कहते हैं आतंक के रूप में वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि किसानों की फसलें हैं जो वो बर्बाद हो रही हैं, सरकार योगी जी की है। क्या आपको लगता नहीं कि मतलब प्राथमिकता में इनको रखना चाहिए था? निश्चित रखना चाहिए था, और योगी बाबा ने बहुत प्रयास भी किए इसके लिए। जगह जगह जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे गौशालाओं का निर्माण हुआ है, परंतु निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम तमाम आपके माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों, विधायकों को जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वो कितनी बार गौशालाओं में जाते हैं। वो चाहे समाजवादी के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे कांग्रेस, बीएसपी, अन्य दलों के नेता हों, सबका कर्तव्य है। गौ माता किसी एक की नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है गौ माता। इसलिए दूसरा, और गौ वन संरक्षण के लिए एक अहम विचार मेरे मन में सदैव रहता है कि शमशान घाट में ये मना कर दें कि 2 मन से अधिक लकड़ी किसी को नहीं दी जाएंगी। गौवंश द्वारा जो गोबर है उससे बने कंडे ही शमशान घाटों में उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिला नगर निगम का, जिला प्रशासन का दायित्व होगा कि गाँव में जो गौवंश के द्वारा बने कंडे उपले जो होते हैं वो शमशान घाट तक उपलब्ध कराएं, ताकि उनको रोजगार मिल सके। अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है, गौ माता और गौवंश बैल दूध तो नहीं दे सकते बुढ़ापा में, तो गोबर तना दें, ताकि उनको 1 रुपये का एक कंडा बिक सके और 500-700 रुपये की डेली की उनको आमदनी हो सके ग्रामीण में। तो लोग जो छुट्टा गाय घूम रहे हैं उनको भी पालेंगे, उनको भी चारा देंगे, ताकि गोबर करें। गोबर शमशान घाट में आएगा और वहाँ पे हमारा जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो लकड़ी केवल 2 ही मन दें, 5 मन कंडा वहाँ लगाएं एक दाह में। तो हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ी व्यवस्था सुधर जाएगी, अर्थ मिलेगा लोगों को, ग्रामीणों को काम मिल जाएगा, उनका महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा, और गौ संरक्षण संवर्धन होने लगेगा, और आवारा ये जो पशु घूम रहे हैं इनसे बहुत जल्दी हमको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल सही आपने तरीका और उपाय बताया, पर देखने वाली बात यह है कि इसको जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार लोग हैं कितना उसको अमल करते हैं। महाराज जी, यूपी की राजनीति की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में कहा जाता है कि यहाँ नफरत भरी राजनीति होती है। यूपी का चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, धर्म जाति की बात ना हो, तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है। कैसे देखते हैं आपको? क्या आपको नहीं लगता कि विकास और रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात भी होनी चाहिए? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात क्यों ना हो, जब लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से प्रदेश में हिंदू मुसलमान बढ़ गया, मंदिर मस्जिद बढ़ गया, कब्रिस्तान शमशान घाट बन गया, होली और ईद बढ़ गई। आज से नहीं बढ़ गई है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी, पूरा कलकत्ता बंगाल जल रहा था, लाहौर इस्लामाबाद जल रहा था, तब तो भाजपा नहीं थी, न संघ था। तो ये दंगा की परंपरा बहुत पुरानी है। महात्मा गांधी ने कहा हिंदू मुसलमान 2 ऐसे ध्रुव जो कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये कोई भाजपा की चाल नहीं है, इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा इसमें इसको नियंत्रित नहीं करने का काम किया है। हम चाह रहे थे कि अगर हिंदू मुसलमान की बात ना हो, उसके लिए क्या है कि एक चश्मे से, एक नज़रिए से, एक दृष्टिकोण सबको देखा जाए। एक तरफ मुझे आप बताओ, हमने कल एक इंटरव्यू, आज तक इंटरव्यू में कहा, एक घर, एक गली, एक गांव, एक ब्लॉक, एक तहसील, एक शहर का वार्ड, एक जिला, एक प्रदेश, दुनिया कोई देश मुझे कोई लिबरल, कोई सेकुलर, कोई पंथ निरपेक्ष व्यक्ति बता दे जो ये कह दे कि भैया ये वाला घर, ये वाला गांव, ये वाला गली, ये वाली तहसील, ये वाला जनपद और ये वाला प्रदेश, दुनिया का कोई ये देश किसी ज़माने में ये बहुत मुसलमान भाइयों से गुलजार था, मगर हिंदुओं के आतंक से, हिंदुओं की क्रूरता से ये बेचारे मुसलमान भाई हमारे पलायन कर गए, और ये गली, ये गांव, ये घर, ये वार्ड, ये तहसील, ये जनपद, ये प्रदेश और दुनिया कोई देश आज ये हिंदू बाहुल्य हो गया है। तो हिंदू लगातार पलायन की ओर, हम नहीं चाहते कि कभी विभेद हो, हमारे बहुत प्रिय मुस्लिम भाई हमारे, परंतु
ये किया गया है। राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, इसलिए जगह जगह से हिंदू पलायन कर गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरला हो, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, सभी जगह से धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बहुत हिंदू घटता जा रहा है। ये चिंता की बात है। सब मिल के प्रेम से रहेंगे तभी भाईचारा बन गया। अगर असंतुलन हो जाएगा, हिंदू पलायन कर जाएगा, हिंदू भाग जाएगा, हिंदू कमजोर पड़ जाएगा, तो प्रेम नहीं बचेगा। इसलिए दोनों तरफ से अगर प्रेम होगा तो अच्छा होगा। रही बात भाजपा की कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाजपा इसका पक्ष लेती है, तो पक्ष लेना कोई बुरी बात नहीं है। मनमोहन सिंह ने एक बहुत गलत बात बोल दी थी कि देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। क्यों भैया? सब ऐसा कहना चाहिए कि सबका अधिकार है, ना कि किसी एक अल्पसंख्यक या किसी बहुसंख्यक का। तो देश के जो भी संसाधन है वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों सबका अधिकार है। जब कोई पक्षपात करता है तो उधर से भी कोई पक्ष लेने वाला खड़ा होता है। किसी क्रिया की होती है प्रतिक्रिया। जब कांग्रेस ने 70 साल में कोई क्रिया की, भाजपा ने उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महाराज जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत भी हूँ और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये लगता है कि ये एक बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। ये समस्या हमारे देश की बहुत लंबे अरसे से है। आपको नहीं लगता कि अब देश को बदलना चाहिए, एक नई सोच के आधार पे आना चाहिए? ज़रूरी है कि जैसा हमने किया सामने वाला भी वैसा करे? क्या जिम्मेदारियां और एहसास जो होता है वो क्या धर्म और जाति के आधार पे किया जा सकता है? क्या मार्गदर्शक नहीं दिया जा सकता? क्या लोगों को मार्गदर्शन नहीं? आप सोचिए ना, वो आम आदमी, वो कोरोना काल में तो ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, जब अस्पताल में लोग एडमिट हो रहे थे। तो इसको जागरूकता ये कैसे लोगों के बीच में आएगी? सबसे पहला इसमें शिक्षा में परिवर्तन ला के ही संभव है। हम जो प्राथमिक तौर पे जो हम लोग शुरुआत जहाँ से करते हैं, जो हमारा वेश होता है, वहीं से हमें नफरत की चीज़ें दिखाई और पढ़ाई जाती हैं। तो सब भगवत गीता, रामचरितमानस, जो अच्छी चीज़ें हैं कुरान की, वो जो बाइबल की अच्छी चीज़ें, उनको चुनिंदा चीज़ों को वहाँ शामिल करना चाहिए। जब तक सकारात्मक सोच हमारे बच्चों के, जो कि बहुत निर्मल और स्वच्छ होते हैं, धवल सुंदर श्वेत होते हैं, उनके चित्त में, जहन में, हृदय में, मस्तिष्क में, विचार में हम सकारात्मक चीज़ों को स्थापना नहीं करेंगे, तब तक समाज सुधर नहीं सकता है। और आज ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये दक्षिण पंथ, वाम पंथ लगभग पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो इसलिए अब भारत भी उसमें कहीं अपने आप को आगे खड़ा हुआ मान रहा है, परंतु हमारा यही सदैव से मानना रहा है कि सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतान चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत समदर्शिना। सभी में समदर्शन किया जाए, परंतु सठे साठ्यम समाचरित। जो व्यक्ति सठता की बात करेगा, क्रूरता की बात करेगा, अलगाववाद की बात करेगा, नफरत की बात करेगा, आतंक की बात करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा अशांति फैल जाएगी। क्योंकि शांति के लिए बल चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, बल नहीं है, तो शांति आप कभी स्थापित नहीं कर सकते। महाराज जी, आपने बिल्कुल सही बातें कही और शायद इसी बातों को और इसी सोच को आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं आप दर्शकों से, आम जनमानस से भी यही अपील करूंगा कि जो महाराज जी की जो सकारात्मक बातचीत है, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को जवाब दिया और बताया कि आज वाकई में पूरे देश को ज़रूरत है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, अगर वो क्रूर है, गलत है, अगर वो धर्म के लिए, समाज के लिए गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल दर्शकों के लिए, मतदाताओं के लिए, कि वो इस चुनाव में वोट डालने जाएं, कैसे लोगों को चुने, कौन उनका जनप्रतिनिधि हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 62% वोटिंग कलेक्शन परसेंट, ये चिंता का विषय है। कानपुर बहुत पढ़ा लिखा, बहुत योग्य और काबिल लोगों का महानगर है। तो आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लगभग 5 चरणों के चुनाव और बाकी हैं। तो जो बाकी लोग हैं उनको मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सर्वप्रथम आप अपना दायित्व समझें कि आप अपनो जाएं पोलिंग बूथ तक, वहाँ अपना वोट करें और लोगों को प्रेरित करें। जो भी असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी आप सहयोग करके वहाँ तक ले जाइए। और कम से कम 80% वोट परसेंट होना चाहिए, 80% वोट पड़ने चाहिए। और दूसरा, जिसको चुनो, आपने कहा किसको चुनना चाहिए? जो विनम्र हो, सरल हो, सहज हो, उदार हो, प्रेमी हो, आपके सुख दुख में शामिल होने वाला व्यक्ति हो, जो कम से कम 18 से 20 घंटे काम करने वाला हो, ईमानदार हो। ये नहीं कि वो जो है उसकी औकात थी 5 लाख की और 5 साल में वो 5 करोड़ और 50 करोड़ की हैसियत रख दिया। तो ये प्रतिस्पर्धा है कि हम भी ले जाएं फॉर्चुनर, हम भी बना लें बहुत बड़े आश्रम। अगर साक्षी महाराज के 500 आश्रम है तो मेरे भी 600 आश्रम होने चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा हम में नहीं होनी चाहिए, न नेताओं में, कि उनके पास 4 फॉर्चुनर, मेरे पास 8 फॉर्चुनर हो, उनका बंगला है, प्लाट है, बैलेंस है, तो हम भी हो जाए। ये जब तक इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं रुकेगी, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। तो सब खराब हैं, परंतु हम हमारी बेटी के लिए जिस प्रकार से अच्छा वर चुनने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसी प्रकार सब खराब हैं। पर उनमें भी बहुत हमको अच्छे को, विनम्र को, सरल को, सहज को, और जिसके अंदर करुणा, मैत्री हो, अपनापन हो, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ, आप निकलिए और जो बहुत आपके दुख सुख में साथी, उसको आप चुनिए।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमको अपना कीमती समय दिया और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज का जो साक्षात्कार है, अभी तक हम विज़न यूपी में आप देख रहे थे कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का ही साक्षात्कार कर रहे थे। आज हमने जानबूझ करके महाराज जी से समय लिया, उनसे बात करी कि ताकि ये जो अध्यात्म और राजनीति को जो एक साथ जोड़ा जा रहा है, जो एक साथ लेकर के चला जा रहा है, उसमें जो असली फ़र्क है, जो वास्तविक फ़र्क है वो सामने आए और जनता के सामने वास्तविक तस्वीर लाने का हमारा एक प्रयास है। फिलहाल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि राजनीति और अध्यात्म दोनों को अलग अलग परिभाषा से देखिए और वोट डालने जरूर जाइए। और रही बात नेताओं की, तो इन नेताओं ने हिंदुस्तान को क्या कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। तो आप इससे दूर रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और वोट डालने जरूर जाइए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।